बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान में इलेक्शंस वक्त पर होंगे, ये कहना है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। पहले फैसला आ चुका था, गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ वो अपनी मिसाल आप है, यानी हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का एक वो फैसला जिसमें पेंडिंग प्रोसीडिंग थी। नई एक बेंच जो था वो तश्कील दिया जा चुका था। उस बेंच ने 18 तारीख को समाअत करनी थी। एक नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया लाहौर हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज ने। वो ऑर्डर ठीक था या गलत था, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये वो प्रैक्टिस थी जो कि आमतौर पर अडॉप्ट की जाती है कि जो मामला कि मातहत अदालत में या किसी हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हो, सुप्रीम कोर्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर फौरी तौर पर एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं सुनती। लेकिन यहाँ पर नोटिस दिया गया, इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने खुद सदारत की उस बेंच की सरबराही की, मौजूद थे वो गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में, और बड़ी डैमनिंग इंडाइटमेंट दी गई। जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फैसला लिखा, उनके खिलाफ भी जो बात की गई उस पर भी बहुत एतराज़ हुए। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रिट पिटिशन आखिर लाहौर हाई कोर्ट में दायर की क्यों थी? क्या ये महज इलेक्शन डिले करवाने के लिए की गई थी, या जेन्युइन कंसर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो लोग पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी इंतज़ामिया से लिए जाएंगे, सिविल ब्यूरोक्रेसी से आएंगे, वो वाकई साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो आरओज़ या DROs बाकायदा तौर पर सबॉर्डिनेट जुडिशरी यानी मातहत अदलिया से लिए जाएं, तो इसकी तारीख बिल्कुल भी रोशन नहीं है। अगर लोगों को याद हो, मैं इस वक्त वो क्लिप्स नहीं चला सकता क्योंकि कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन वो ये इमरान खान ही थे जिन्होंने 2013 के इंतखाबात से पहले मुकम्मल एतमाद किया पाकिस्तान की अदलिया पर कि इंतखाबात बिल्कुल साफ और शफाफ होंगे। लेकिन जैसे ही 2013 के इंतखाबात हुए तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया का किरदार शर्मनाक था। याद रहे कि उन इलेक्शंस के अंदर ROs या DROs मातहत अदलिया से लिए गए थे और इन्हीं के ऊपर एतराज़ इमरान खान साहब ने किया था। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कैसे और क्यों कर लगता है कि जो अब इंतखाबात होंगे उनमें अगर सबॉर्डिनेट जुडिशरी से लोग लिए जाएंगे तो फिर इंतखाबात बिल्कुल साफ और शफाफ होंगे? और साथ ही साथ क्या मातहत अदलिया के अलावा अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी से लोग लिए जाते हैं, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोग लिए जाते हैं, AC और DC डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर या रिटर्निंग अफसर बनाए जाते हैं, तो क्या ये बात साफ शफाफ है कि वो धांधली ही करवाएंगे? और क्या ये बात तय है, क्या उनके तहत धांधली करवाना इतना ही आसान है? ये मामलात ऐसे हैं, ये सवाल ऐसे हैं जिनके हवाले से डिस्कशन ज़रूरी है। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महज अब हीले बहाने तलाश कर रही है, क्योंकि असल मुद्दा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कैंडिडेट ही नहीं रहे। लिहाजा उनको अब एहसास हो रहा है कि अगर इंतखाबात में गए तो इंतखाबात में जीत मुमकिन नहीं होगी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासती जबर की बात करती है, दूसरी तरफ ये कहती है कि अगर रियासती जबर से कोई बचा सकता है तो वो पाकिस्तान की अदलिया है। यानी एहसन इकबाल साहब ये बात बड़ी क्लियरिटी से कर रहे हैं। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर कोई मौक़िफ़ आया है तो वो चौधरी मोहन सलाई का आया है, और उन्होंने अपने इस वीडियो पैगाम में क्या कहा है जरा ये भी सुन लीजिए। ब्यूरोक्रेसी इजाज़त के बगैर बाथरूम तो जा नहीं सकती, शफाफ इलेक्शन इन्होंने कैसे कराने हैं? हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है कि इलेक्शंस होने चाहिए जुडिशरी के थ्रू, जिस तरह हमेशा होते हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इसलिए है क्योंकि चौधरी मोहन सलाई साहब भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी तो गवर्नमेंट से पूछे बगैर वॉशरूम्स नहीं जा सकती, तो इंतखाबात कैसे फेयर एंड फ्री करवाएंगे? इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सहाफ़त के बहुत बड़े नाम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, मेरे उस्ताद हैं, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, बहुत शुक्रिया शामी साहब आपने वक्त दिया। और जनाब जावेद चौधरी साहब, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शामी साहब फरमाइएगा, आपके नज़दीक पहले तो इस पर रिफ्लेक्ट फरमाइएगा कि आपके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिट पिटिशन की और की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एक अहदेदार की जानिब से की गई, क्या मकसद वाकई ये है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर या रिटर्निंग अफसर जुडिशरी से आ जाएं और शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे, या मामला महज ये था कि किसी ना किसी तरह इसको डिले किया जाए और इलेक्शन में इल्तवा डाला जाए?
बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, ये तो अब तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ हैं वो ये कहेंगे और कह रहे हैं कि वो इंतखाबात से भाग रही है, और तहरीक इंसाफ जो है वो ये कहेगी कि वो अपने लेवल प्लेइंग फील्ड के हसूल के लिए कोशिश कर रही है। मुझे इस बात से तो इत्तफाक नहीं है कि ये दरख्वास्त जो है वो इंतखाबात के इल्तवा के लिए दायर की गई। तहरीक इंसाफ जो है उसमें कोई नज़्म ज़ब्त का फुकदान है, और वकीलों की बड़ी तादाद उसमें शामिल है, और अब तो उसके ओहदेदार जो हैं वो भी वकील हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बदनज़मी में या सोचे समझे बग़ैर बाज़ औक़ात दरख्वास्तें दायर कर दी जाती हैं, और ये दरख्वास्त दायर की गई लेकिन इसको सोचा नहीं गया कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। और इसीलिए ख़ुद अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने भी ये बात तस्लीम की कि ये दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं होनी चाहिए थी, और इसका तासुर जो है अच्छा नहीं गया। मसला ये है कि अगर ये जो आरओज़ और डिप्टी आरओज़ जो हैं या उनके असिस्टेंट्स जो हैं अगर इंतज़ामिया से मुकर्रर नहीं होते तो कहाँ से मुकर्रर होंगे। देखिए 2018 में भी ये इंतज़ामी अफसरान ही थे जी। और 2013 में जब अदलिया के अफसरों ने इंतखाबात कराए थे तो ख़ुद इमरान खान साहब ने बहुत शदीद एतराज़ किया था और बहुत शदीद नुक्ताचीनी की थी इफ्तिखार चौधरी साहब पर। और ख़ुद हमारे जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो तो बयान देते थे कि ये तो आरओज़ के इलेक्शन थे और ये इलेक्शन जो हैं आज़ादाना या मुनसफ़ाना नहीं थे। तो पाकिस्तानी सियासत का ये अलमिया है कि जो भी इसके करीब आएगा वो मुतनाज़ा हो जाएगा और या उसे मुतनाज़ा बना दिया जाएगा। तो अदलिया जो है अब जाहिर है कि वो अपना दामन छुड़ाकर राह फरार इख्तियार कर ली उसने, और ये बात बताया गया हाई कोर्ट्स की तरफ से कि भाई हम अपने अरकान जो हैं अदलिया के उनको नहीं दे सकते इंतज़ामी ड्यूटी के लिए। जावेद चौधरी साहब, क्रूड रियलिटी है कि किसी भी हुकूमत के ताबे होते हैं डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इंतज़ामिया है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंतज़ामिया, तो उनसे शफाफियत एक्सपेक्ट करना एक ऐसे माहौल के अंदर जहाँ इतनी डिवीज़न है, जहाँ इतनी पोलराइजेशन है, जहाँ एक जमात कह रही है कि हम रियासती जबर का शिकार है, इस इल्ज़ाम में या इस डाउट के अंदर कितना वज़न है कि ये तो वो करेंगे जो हुकूमतें इन्हें कहेंगी? देखिए, आपके सवाल के दो जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब तो ये है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं जहां से वो आरओज़ और डीआरओज़ ले सकते हैं। पहला ऑप्शन उनके पास ये होता है कि अदलिया से ले लें वो, दूसरा ऑप्शन उनके पास ये होता है कि वो इंतज़ामिया से ले लें, और तीसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि वो तालीम के शोबे से ले लें। अब तालीम के शोबे से अगर बात करें तो हर सियासी जमात ने अपने टीचर्स भर्ती किए हुए हैं और उन सब का टिल्ट उन पार्टीज़ की तरफ होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने टीचर भर्ती कर लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था, उन्होंने अपने टीचर भर्ती कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा में JUI ने अपने टीचर्स भर्ती कर लिए। इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब की पार्टी के या इमरान खान साहब की अपनी मर्जी के लोग महकमा तालीम में भर्ती हुए। और दूसरा जो है अदलिया है, अदलिया जो है वो भी एक कंट्रोवर्शियल हो चुका है इदारा। मसलन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मैंने पूछा कि ये बताएं कि अगर आपका कोई हलका उसके अंदर अबुल हसनात जुल्कुनैन साहब अगर वहाँ पे आरो हों तो क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जज कुदरतुल्लाह साहब अगर हों तो फिर कहने लगे नहीं। मैंने कहा जज मोहम्मद बशीर साहब हों तो फिर उन्होंने कहा फिर भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे तो बेशुमार है ना जी, सिंध के अंदर भी बेशुमार ऐसे जजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले किए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे जजेस हैं जिनके ऊपर एतराज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर एतराज़ है। इवन चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके ऊपर भी एतराज़ है। तो एतराज़ तो वहाँ पे भी होगा। अब रहेगी इंतज़ामिया, और इंतज़ामिया जो है उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं। हर डिप्टी कमिश्नर का किसी न किसी पार्टी के साथ कोई ना कोई फड्डा होता है, हर असिस्टेंट कमिश्नर का भी होता है। तो जब आप इस डिटेल में जाएंगे तो फिर तो आप इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं करवा सकेंगे। मैं शामी साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि UN को बुलवा लें। वो फिर रवांडा वगैरह से लोगों को ले आए, या वो अमेरिका से ले आए, या वो लैटिन अमेरिका से ले आए, ला के उनके हवाले इलेक्शन कर दें और फिर उसके बाद इलेक्शन हो जाए। अब हम आते हैं इस चीज़ की तरफ कि क्या वाकई इमरान खान साहब ने ये कहा था उमैर नियाज़ी साहब को कि आप दरख्वास्त दायर कर दें? इस पर 2 वर्जन्स हैं जो मेरी अब तक की तहकीक है या जो मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा गया। पहली बात तो ये कि जब ये फैसला आया था
उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत या जूनियर क़यादत, उसमें किसी एक शख्स को भी ये पता नहीं था कि हमने इस किस्म की कोई पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। अच्छा। और उसका ये फैसला आ गया। शुरू में जब ये खबर आनी शुरू हुई, मैंने लोगों से पूछा तो सब ने कहा कि यार ये हो नहीं सकता, हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त गई ही नहीं, यानी उसको पता ही नहीं था इन तमाम क़यादत को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको ऑन करनी पड़ गई। दूसरा, जब इमरान खान साहब से जेल के अंदर पूछा गया तो खान साहब ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई पिटीशन दायर ही नहीं की थी। फिर उन्हें बताया गया कि जनाब फलां वक्त पे आपसे पूछा गया था और आपने कहा था ठीक है कर दे। तो उन्होंने कहा जी ऐसी तो बेशुमार मेरे पास आती रहती हैं, क्योंकि 100 मेरे वकील हैं और हर शख्स मुझे रोज कहता है कि आप ये पिटीशन कर दें, मैं उनको कहता हूँ कर दे। तो मुझे इस डिटेल का पता ही नहीं था कि इस किस्म की कोई पिटीशन दायर हो रही है। अब उमैर नियाजी साहब जो हैं उनका अपना एक वर्जन है। उनका ये वर्जन है कि जी मुझे तो उन्होंने कहा था खान साहब ने कि कर दे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कर दे। लेकिन ये सारे वर्जन जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, अब उमैर नियाजी साहब वहां जाके कोर्ट में जाएंगे तो अब वहां पे वो फैसला करेंगे कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान करनी है या फिर उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ ये गेंद फेंकना है। अगर वो इमरान खान साहब का नाम लेंगे तो भी एक कंटेम्प्ट जो है इमरान खान साहब के ऊपर लग जाएगी। शामी साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक फैक्ट है कि हम ओके मामला एक और भी है, मैं चाहूँगा उस पर भी आप रिफ्लेक्ट करें, लेकिन इस पर ज़रा फरमाइएगा इख्तिसार से। एक फैक्ट है कि हमारे मुल्क में चाहे अदलिया से मातहत अदलिया से लोग आए, उस वक्त भी जब इलेक्शन मैनेज होना हो तो हो सकता है, इंतज़ामिया से आए तो फिर भी मैनेज होना हो तो इलेक्शन हो जाता है मैनेज। इस दफ़ा के इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या राय है कि ये कितने फ्री और फेयर होंगे, रिगार्डलेस के इंतज़ामिया से लोग आए या अगर अदलिया किसी जगह से आ जाए? अभी तो नहीं लगता आएंगे, लेकिन अगर आ भी जाए तो भी। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो निगरान हुकूमतों का तस्वुर आया था हमारे यहाँ, वो इसीलिए तो आया था कि वो कोई पार्टी जो है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन ना कराए, उसके लिए इत्तफाक राय से हुकूमत और अपोजिशन के निगरान हुकूमतें तश्कील दी जाए। तो इस वक्त भी आप देखिए कि जो चारों सूबों में और मरकज़ में निगरान हुकूमतें कायम हैं, ये किसी एक पार्टी की हुकूमत कायम नहीं है कहीं भी जी। तो अगर निगरान हुकूमतें भी गैर मौसर हो जाएंगी, ये तजर्बा भी नाकाम होगा। और हम समझते हैं कि इनके जो मातहत इंतज़ामी अफसर हैं वो भी धांधली करेंगे, तो फिर तो हम इन्ना लिल्लाह ही पढ़ सकते हैं। फिर क्या करेंगे? सब हंसी हैं, जाहिदों को नापसंद, अब कोई हूर आएगी इनके लिए। तो हमें एक बात, दूसरी बात यह है कि जो इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख में जितने भी हुए हैं उन पर इतराज़ात हुए हैं, उन पर तनकीद हुई है, लेकिन सवाए 1977 के इंतखाब के कोई इंतखाब मुस्तरद नहीं किया गया। हर इंतखाब के बाद असम्बली जो है उसने काम किया है, हुकूमत बनी है, अपोजिशन जो है उसकी बेंचों पर लोग बैठे हैं और मामला चला है। शामी साहब, इससे पहले मैं एक मामला और है, वो है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का। अब वो मामला उनका सुप्रीम कोर्ट में चला गया, नोटिस जारी हो गया। साबिक उस वक्त DGC थे जनरल फैज़ हमीद साहब, बाद में वो एलिवेट हुए, DG ISI भी रहे, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, वो उनको फरीक बना लिया गया है। इस पूरे मामले के अंदर शवाहिद की और एविडेंस की बड़ी अहमियत होगी कि एक जज थे, सीनियर जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बाद में उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। उनका इल्ज़ाम यह है कि उनको दबाव में लाया गया। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जब इस तरह का मामला एक इतने बड़े फोरम पर चला जाए तो उसके अंदर फिर शफाफियत भी होगी और वाकई कोई प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है इस मामले में कि इलेक्शन हो या इलेक्शन से पहले या कोई अहम मुकदमा हो, उसमें किसी शख्स का, किसी ओहदे का, किसी दफ्तर का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये मिसाल अब बन जाएगी? मेरी राय तो ये थी कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को जब ये बात कही गई और जब जनरल फैज़ उनके पास आए तो उसके बाद उन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करना चाहिए था मौके के ऊपर, किस्सा ज़मीन बरसर ज़मीन। ठीक, उन्होंने मुनासिब समझा कि वो तकरीर करें और हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। लेकिन मेरा इकदाम, दुरुस्त इकदाम ये होता कि जिस शख्स ने ये जुर्रत की थी उसको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया जाता और ये मामला वहीं तय हो जाता। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है तो अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसमें तहकीकात करेगी और किस तरीके से मामलात
आगे बढ़ेंगे। जावेद चौधरी साहब, अब आपके नज़दीक कोई मिसाल बनेगी या अगर जनरल फैज़ हमीद साहब आते हैं, साबिक सरबराह हैं DGI रहे, बड़े अहम ओहदे पर, बड़े बासर शख्सियत थे, वो आके कह देंगे कि नहीं जी ये इल्ज़ाम गलत है, तो मामला वहीं ठप हो जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं जब तक जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब है इस पर कमीशन बनेगा? इसमें एक चीज़ उसमें बड़ी फिशी सी है, वो ये है कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के घर गए थे जी। वो ना तो उन्होंने ऑफिस में बुलाया था उन्हें, ना उनके ऑफिस गए थे। तो एक सवाल ये उठेगा कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने अपने घर पे इंटरटेन क्यों किया था? वो उनसे कह सकते थे जी मैं दफ्तर नहीं मिलता, और उस पर क्योंकि ब्रिगेडियर रामे साहब का नाम आ रहा है कि उन्होंने ये तैयार किया था शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को कि वो घर आना चाह रहे हैं, आप उनसे मिल लें। तो वो एक सवाल तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से ये पूछा जाएगा कि आपने घर में क्यों उनको आने दिया? आप उनको कहते हैं कि जी कोई ऑफिशियल काम है तो आप चीफ जस्टिस से रब्ता करें, या फिर आप ऑफिस मेरे आ जाएं, या आप अपना वकील भिजवा दें। तो जब आप प्राइवेटली मिल रहे हैं तो फिर उसके बाद एक सवाल तो उठता है ये। दूसरा इसमें इशू ये है कि जब इन्होंने 4 लोगों के नाम दिए थे शुरू में, 3 और ब्रिगेडियर से जो रिटायर्ड थे, तो उस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनके अपने कोलीग्स ने इनको समझाया कि जब आप पूरे इदारे के नाम दे देंगे तो फिर इदारा उनके साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सब मुताहिद ऑफिसर्स हैं। जब उनका बॉस एक कह रहा है तो ये चेन ऑफ कमांड होती है कि जब DGC जो मेजर जनरल उस वक्त थे और मेजर जनरल की हैसियत जनरल फैज़ हमीद साहब अपने ब्रिगेडियर को कहते हैं, तो उसके ऊपर पाबंदी होती है कि वो उस आर्डर को ओबे करेगा, क्योंकि अगर वो इनकार करेगा तो फिर वो उसका मुतहत नहीं रह सकता। तो जब आप 3 उनके मुतहतों को जो बाद में रिटायर भी हो गए, जब उनको आप नोटिस देंगे तो फिर इदारा उनकी सपोर्ट करेगा। तो फिर उसके बाद मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन भी ये है कि उनमें से 2 लोगों के नाम निकाल लिए गए और सिर्फ 2 लोगों के नाम रखे गए, जनरल फैज़ हमीद साहब का और ब्रिगेडियर रामे साहब का। तो अब सवाल फिर वही है कि क्या आप उनको अदालत में बुला सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अदालत में बुलाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब और जनाब जावेद चौधरी साहब, प्रोग्राम में हमारा साथ दिया गया। और मैं एक ब्रेक शामिल करता हूं, जब वापस आएंगे तो बात कानूनी मामलात पर हो जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया वो अपनी जगह, लेकिन जो अदालत की जानिब से ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी समाअत के दौरान, तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि मातहत जज साहिबान के लिए, यानी वो जज साहिबान जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हैं, वो जज साहब जिन्होंने ये फैसला दिया, उनके हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की जानिब से दिए गए। क्या फैसला दुरुस्त था, या कुछ वकला का ये कहना है कि नहीं, वो मिसालें जो कि बंदयाल साहब के वक्त दी जाती रहीं और कहा जाता रहा कि अगर कोई मामला ज़ेर इल्तवा है किसी भी हाई कोर्ट में तो उसे कंक्लूड होना चाहिए, तभी फिर मामला प्रोप्राइटरी ये डिमांड करती है कि फिर मामला अपील स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आए। लेकिन उस रूल को क्या वायलेट किया गया या उस प्रैक्टिस को वायलेट किया गया है या नहीं, ये मामला था ही इतना अहम कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। नोटिस क्या ले, पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल की गई और उस अपील को एंटरटेन किया पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने। एक ब्रेक और से बात करते हैं हमारे साथ। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई, जहां उसने एक बहुत बड़ा मसला हल किया, यानी इलेक्शन का इनेकाद। उसमें एक रुकावट आ रही थी, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद उसको ख़त्म किया गया, उस फैसले को मुअत्तल किया गया। गो के बहुत से लोग कहते हैं शायद नहीं होना चाहिए था, अगर कोई मामला पेंडिंग प्रोसीडिंग है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसके अंदर इंटरवीन इस तरह से नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करने वाला इदारा है और अपील उसी सूरत में एंटरटेन की जा सकती थी अगर कोई फाइनल ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आ जाता। लेकिन हो बहुत कुछ गया, लेकिन उसने सवालात को जन्म दे दिया। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला या वो हुक्म जिसमें कहा गया है कि वो वकील साहब यानी उमैर न्याजी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ओहदेदार भी हैं, उन्होंने रिट पिटिशन की थी लाहौर हाई कोर्ट में, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। अब सवाल ये है कि जो किया गया वो दुरुस्त है या नहीं। बहरहाल अदालती फैसला है, फील्ड है, अब वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस पर बात हो सकती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जहांगीर जदून साहब, जो कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। बहुत शुक्रिया जदून साहब आपका। और रबिया बाजवा साहिबा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की। बहुत शुक्रिया मैडम आपका भी। जदून साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। फरमाइएगा, जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, अगर मैं ये कहूँ मोहतात अल्फाज में कि वो एक बड़ी डैमनिंग इंडाइटमेंट थी, जहां एक चले वकील के लिए लेकिन एक मौजूद जज के लिए भी जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, उन्होंने एक फैसला दिया। उस फैसले का सही गलत होना बात की बात है, लेकिन जो किया गया,
आमतौर पर तो तासुर ये है, और बंदयाल साहब के वक्त ये आर्ग्यू भी किया जाता था कि जी कोई मामला अगर पेंडिंग है किसी हाई कोर्ट के अंदर तो एटलीस्ट उसका कंक्लूड किया जाए और फिर अपील स्टेज पे यहाँ आया जाए। और इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा कंजर्वेटिव व्यू लेती है, नहीं एंटरटेन करती है इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ अपीलों को, लेकिन यहाँ पर किया गया क्योंकि मामला बहुत हसास था। जो किया गया उसके ऊपर आपकी क्या राय है, ये दुरुस्त फैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, दो तरह की चीज़ें थी। जो पहला ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे पिटीशन पेंडिंग थी हाई कोर्ट में। उस मेरा भी इसमें यही व्यू था कि पहले हाई कोर्ट की जो रिट जुरिसडिक्शन थी उसको कंक्लूड करने के बाद एक आईसी पेंडिंग थी, वो पिटीशनें आई 184(3) के नीचे। तो उसमें इवन जस्टिस अतर मिल्ला और 2-3 और जज थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, इनका भी यही व्यू था। कल से कई लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जी कि पहले ये बेंच में नहीं बैठे थे, कल क्यों बैठे हैं। तो उसमें देखें, आपने डिफरेंशिएट करना है कि उस वक्त जो प्रोसीडिंग थी वो 184(3) के तहत थी। कोई पार्टी जो है वो अपील में नहीं आई थी। कल का जो मामला था ये इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन अपील में आया है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इंटरिम ऑर्डर जो होता है, जिसमें कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का बहुत ही अर्जेंट इशू हो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेफिनेटली इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील एंटरटेन करती है। ये डेली मतलब प्रैक्टिस होती है। कोई ऐसा उसमें बेशुमार जो है वो जजमेंट है कि इंटरिम ऑर्डर, क्योंकि उसके खिलाफ आईसी नहीं हो सकती। अगर आईसी हो तो फिर आपकी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में 185(3) की अपील नहीं होती। तो ये तो वकील सारे समझते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं कि अगर इंटरिम ऑर्डर है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ही फोरम बनता है, बाकी तो कोई फोरम है नहीं, आईसी हो नहीं सकती। ये अब क्योंकि वो लीव टू अपील होती है, कोई लीव टू अपील ही वो ग्रांट करते हैं, तो उसके बाद ही जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कल का जो ऑर्डर था उसमें देखें, सबसे बड़ा मसला ये था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट जो है वो दी हुई है, जो प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ने आपस में कंसल्टेशन करके डेट दी थी, उसको इंडोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने एज ए, जिस तरह कहते हैं ना कि मुसालती या आर्बिट्रेटर के तौर पे, कि उसको 8 फरवरी को इलेक्शन हो। जब उसकी डेट को डिस्टर्ब किया गया है और ऐसा ऑर्डर जो पूरे पाकिस्तान को एक, देखें ना, उन्होंने लिखा है कि 1 स्ट्रोक ऑफ द पेन तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तकरीबन लगभग 1100 के उनको उनके नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी पार्टी को किसी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर पे हो सकता है कि वो एतमाद ना हो, या वो कहें जी बायस्ड है। वो कहते हैं जी लाहौर हाई कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, हमें उस पर एतमाद नहीं है, गुजरांवाले पे नहीं है, सियालकोट पे नहीं है, या KPK के अंदर या सिंध के अंदर किसी, बल्कि ये ऑर्डर जो है पंजाब की हद तक होना चाहिए था। ये पूरे पाकिस्तान को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया कि नोटिफिकेशन सस्पेंड करके इलेक्शन को, अगर ये रात कल ऑर्डर ना होता तो फिर इलेक्शन 8 फरवरी को किसी भी सूरत होना नामुमकिन था, और इसकी तमाम जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे जाती। वो कहते हैं जी पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का ऑर्डर दिया, इम्प्लीमेंट नहीं करा सका, और अभी 8 का दिया है, इसे नहीं करा सका। अगर चीफ जस्टिस कल उनकी फ्लाइट हो जाती है, उसके बाद ये मामला होता, तो कभी भी इलेक्शन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैडम आप फरमाइएगा रबिया बैदर साहबा कि एक इस फैसले के अंदर जो उमैर न्याजी साहब जिन्होंने रिट पिटीशन की, उनके खिलाफ अदालत ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन ली और कहा, बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन ली और कहा कि ये तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। वो खुद एक बैरिस्टर हैं, वकील हैं, उनको चाहिए था कि बड़ा कॉशियसली इसके ऊपर काम करते, लेकिन उन्होंने, इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उनके खिलाफ उनको शो कॉज नोटिस इशू किया गया है तौहीन अदालत का। बहसियत एक प्रैक्टिसिंग लॉयर आपका क्या ख्याल है, ये वाकई इतना बड़ा, इतना फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड था न्याजी साहब की तरफ से, जिनके इसकी वजह से फिर उनके खिलाफ ये कार्रवाई होती? देखिए, बात ये है कि ये जिस एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया कि इंश्योर करें कि इलेक्शंस टाइम पे हो, ये बिल्कुल अप्रिशिएबल, और हमारे सबके डिमांड और कॉन्स्टिट्यूशन का ये मैंडेट है कि इलेक्शन जो है वो वक्त के ऊपर होना चाहिए। इस हद तक तो बात दुरुस्त है जैसा, लेकिन जो उमैर न्याजी साहब के हवाले से, किसी भी वकील के हवाले से अगर इस तरह की वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देती है, या वो ये कहते हैं कि अगर आप पिटीशन आपने दुरुस्त फाइल नहीं की, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल नामुनासिब है। और ये एक्सेस टू जस्टिस जो है वो एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, इंडिविजुअल का राइट है, पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो अपने कंसर्न्स जो है अदालतों के सामने लेकर आएँ। तो अगर इस तरह की पिटीशन जिससे वो एग्री नहीं भी करते जज साहिबान, तो ये हक है पार्टी का कि वो पिटीशन दायर करे। और अगर इस तरह होने लग गया कि वकला के खिलाफ या पिटीशनर्स के खिलाफ इस मतलब इतने सख्त ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सेस टू जस्टिस का जो एक बुनियादी हक है वो शहरियों का मुतासिर होगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि देखिए, अदालत
अदालतों के पास, जैसे एपिलेट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर, तो अदालतों के पास पूरा इख्तियार होता है कि अगर कोई पिटीशन है उसको वो डिसमिस भी कर सकते हैं। बल्कि नीचे वाले जज साहब जो थे उनका भी इख्तियार था, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का, कि वो अगर उन्होंने, ठीक है, उनका एक अपना ओपिनियन था, उन्होंने इसको एंटरटेन किया और गलती भी हो सकती है, इसीलिए एपिलेट फोरम्स अवेलेबल होते हैं। तो इस हद तक तो ठीक है कि एपिलेट एक्सरसाइज, जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट ने की, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल मैं समझती हूँ नामुनासिब है कि किसी पटिशनर के खिलाफ या किसी वकील के खिलाफ इतना सख्त किस्म का ऑर्डर किया जाए। यह खौफ भी पैदा करेगा और ये लिटिगेशन को डिस्करेज भी करेगा, लोग घबराएंगे अपने हकूक के लिए अदालतों में आने से। अच्छा, एक मुख्तसर सा ब्रेक है, वापस आऊंगा। ये मामला, अब बहस इस बात पर है और तक ने मामला अभी तक नहीं छोड़ा, क्योंकि अब पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दी गई है, समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसमें दोबारा ये कहा जा रहा है कि मातहत अदलिया के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात करवाए जाएं। गो के अब अदालत का हुक्म भी है, अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को समाअत के लिए रोक दिया है और कहा है कि उसमें मुदाखलत ना करे, मामला आगे नहीं चल सकता। क्या वकला भी यही समझते हैं कि मातहत अदलिया के नीचे ही इलेक्शन साफ शफाफ हो सकता है? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। सवाल है, मैं मैडम आपसे ही मैं शुरू कर लेता हूँ। ये 2013 में हमने देखा मातहत अदलिया इन्वॉल्व थी, उन्हीं के ज़ेरे इत्माम हुए तमाम तर इलेक्शंस। उसके बाद फौरी तौर पर इमरान खान साहब ने कहा और उनको फिर कंटेम्प्ट में भी बुला लिया। उस वक्त चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने कहा बड़ा शर्मनाक किरदार था पाकिस्तान की अदलिया का। तो अदलिया, मातहत अदलिया के तहत भी अगर इंतखाबात कराए जाए तो कोई तारीख इतनी हौसला अफजा नहीं है। अब PTI का ये कहना कि जी मातहत अदलिया के तहत ही करवाए जाए और इंतजामिया के तहत करवाए गए तो बहुत धांधली होगी, इसके ऊपर जरा रिफ्लेक्ट कीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इससे पहले मैं बात करूंगी, अभी आपने फरमाया कि ये बात भी कि क्योंकि अदलिया के पास टाइम नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि इतना कोई अदलिया इंसाफ नहीं करेगी, इनके पास टाइम नहीं है। कुछ दिन अगर इलेक्शंस के लिए ये दिए जा सकते, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि पूरा साल बहुत काम हो रहा है और बिल्कुल अदलिया इतनी मसरूफ है। आई एम सॉरी, वो माजरत के साथ नहीं, मैं नहीं समझती इस तरह। हमारे बड़े कंसर्न थे जुडिशल सिस्टम के ऊपर, और अब आप देखें आखिरी नंबरों पर फिर और दोबारा जो सर्वे आया उसके मुताबिक भी अच्छा डिक्लाइन है, तो उसको अलग बहस है कि उसको ठीक होना चाहिए। जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये अदलिया जो आपका एक्ट है, इलेक्शन एक्ट, उसके तहत अदलिया को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो इलेक्शंस करवाएं। तो जब एक बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी जो इस वक्त ज़ेरे अताब भी नजर आती है, तो अगर वो उसकी डिमांड है तो इसके ऊपर बात होनी भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया ना कि अदलिया तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अदलिया की तरफ से मातहत अदलिया अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस साहिबान किसी एक ने भी एग्री नहीं किया, हामी नहीं भरी कि हम मातहत अदलिया के लोग देंगे। अब ये तो इलेक्शन कमीशन ने कहा होगा, लेकिन ये फैसले के अंदर अब रिप्रोड्यूस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें थोड़ी सी मैं बात करूंगी कि कल से हम भी सुन रहे हैं, हमने देखा ये सारा जो फैसला आया है, आपको डाउट लेकिन उसके अंदर डाउट इस तरह पैदा हुआ कि कुछ जगहों से डिनाइल भी आया है कि ऐसा कोई लेटर मौजूद नहीं है शायद, लेकिन इसको बहरहाल अदालत, बड़ी अदालत के पास ये पेंडिंग है और उनको देखना चाहिए कि कब अदलिया ने कोई रिटर्न इनकार किया है, उनसे ये पूछा गया है और क्या उन्होंने वाकई रिटर्न इनकार किया है, क्योंकि ये मौक़िफ़ था इलेक्शन कमीशन का। और अब मैं नहीं ये जानती कि उसमें कोई रिटर्न ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई रिटर्न ऐसा लेटर आया है कि किस चीफ जस्टिस साहब ने उनको ये कहा है कि ये इलेक्शन आपको लगता है प्रूव होना चाहिए। टुवर्ड्स द एंड जहांगीर जिंदू साहब, आपके नजदीक इंतजामिया आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाती है और मातहत अदलिया बड़ी इम्पार्शली काम करती है इलेक्शंस के अंदर, क्या ये तासुर दुरुस्त है, या वो कहते हैं ना जब कुछ होना हो तो फिर जो मर्जी बैठा हो जाता है? नहीं, देखें, बकौल इनके कि आज अदलिया आज़ाद नहीं है, तो वो अदलिया किसकी डिक्टेशन पे चल रही है? इसका मतलब है अदलिया भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। अब मैं थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट में जो देंगे, इलेक्शन एक्ट 2017 जब बना तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर थी उनकी कंसेंसस थी कि वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन है और अच्छा डॉक्यूमेंट है इलेक्शन के लिए। उसका जो सेक्शन 50 और 51 है वो डील करता है कि 3 किस्म के लोग जो हैं, पहला 1 प्रायोरिटी है कि इलेक्शन कमीशन अपने अफसरान जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर अपॉइंट करेगा। जब उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट से जो बंदे होंगे वो लगाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स वो जुडिशियल ऑफिसर मांग सकते हैं। अगर जुडिशियल अफसर, कल को 2 पार्टियां आती हैं, वो या 3 पार्टियां पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं जी हमें तो जुडिशियल अफसरान पे एतमाद ही नहीं है, या कल को PTI कह सकती है कि जी क्योंकि जुडिशरी जो है वो आज़ाद नहीं है, वो अंडर इन्फ्लुएंस है, तो हम पे एतमाद नहीं है। या अगर इलेक्शन हो जाता है और ये नहीं जीत सकते या रिगिंग होती है तो तमाम जिम्मेदारी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे आ जाएगी या चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट उन पे आ जाएगी कि इन्होंने खुद रिगिंग कराई है। तो इसमें मेरा व्यू पॉइंट हुआ उसी इलेक्शन एक्ट के अंदर जो सेक्शन 55 है उसका सब सेक्शन 3 जो है वो रेमेडी प्रोवाइड करता है
कि आपके नज़दीक अगर कोई डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, जो भी इलेक्शन का अमला है, जो इलेक्शन कमीशन के मतहत हो जाता है, जब वो अपॉइंट हो जाता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, ही इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो फिर एज ए डिप्टी कमिश्नर काम नहीं कर रहा होता है, एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर। उसके लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है, ये डिसिप्लिनरी प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अब मैं माजरत सारी करूँगा कि इलेक्शन कमीशन को प्योरली इंडिपेंडेंट और मेरिट पे काम करना चाहिए। हमारा इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो मैं उसको नहीं समझा कि वो फुली इंडिपेंडेंट है। एक पोस्ट ऑफिस नहीं होना चाहिए। एक बात मैं सिर्फ इसमें थोड़ी सी ऐड करूंगी। अभी मोहतरम हमारे बड़े भाई ने, जो दून साहब ने जो बात फरमाई, मैं इसमें सिर्फ ये समझती हूँ कि कोई ऐसी तरजीह की बात, तरजीह बुनियादों की बात नहीं है, और ये पूरा किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन किन सर्कमस्टांसिस में किया जा सकता है। जैसे अभी पहले बात की कि जो इलेक्शन कमीशन, तो खुद उसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं, तो अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि लेजिस्लेशंस तो मौजूद हैं, लेकिन अब उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन के रियासती इदारों के किरदार की बात आती है तो फिर बड़े वैलिड कंसर्न्स हैं लोगों के। और अदलिया के ऊपर अगर किसी ने, या इमरान खान साहब ने या किसी और ने भी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हर दफा उंगली उठाती हैं और मुख्तलिफ फैसलों के ऊपर उंगली उठाती हैं, तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। अदलिया जो है, मैं फिर कहती हूँ कि मैंने पहले भी बात की कि मैं कोई ये नहीं कह रही कि अदलिया बहुत इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ऐसा नहीं, हम तो, हमारी तो स्ट्रगल ही ये है। लेकिन फिर अब डिक्लाइन की हालत देख लें कि बाकी इदारों के निस्बत, मतलब अब अदलिया के इतने डिक्लाइन के बावजूद भी हम ये समझते हैं कि शायद जो जजेस के अंदर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट इंस्टीट्यूशन या जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी निस्बतन ज़रा थोड़ी सी इंडिपेंडेंस जो है उनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि जुडिशरी जो है वो इलेक्शंस करवाए। इलेक्शन करवाना ही सिर्फ मसले का हल नहीं है, ना ही जमहूरियत आ जानी इलेक्शन होने से। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, जो प्री पोल रिगिंग अभी नज़र आ रही है हमें, कि जब आप सारी पार्टीज़ को एक जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं उनके पास, एक पार्टी छोटा सा मीटिंग नहीं कर सकती और बाकी पार्टीज बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये इलेक्शन एक्ट जो कहता है और जो इलेक्शन होने को जा रहा है, क्या वो सारा हाई कोर्ट से निकलते हैं और बाहर जीपीओ चौक में नजरबंद कर लिए जाते हैं। तो जदून साहब, ये बात तो ठीक है ना कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मतलब सब नहीं। एक बात मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि देखें, ये अदलिया का काम नहीं है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, इलेक्शन कमीशन की है। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी पे फेल होता है तो फिर जो है आप अदलिया के पास जा सकते हैं कि अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहा। जो आर्टिकल 218 और 219 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अदलिया पे जिम्मेदारी नहीं डालता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन माजरत के साथ मेरा अपना भी इस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब एक सिर्फ मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन, ये जेल में जा रही है झंडे लगा के गाड़ियों के साथ। यदि हम एक मुल्ज़िम का ट्रायल, भाई आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप मुल्ज़िम को अपने पास मंगा सके, तो आप रिजाइन करके घर जाएं। जी बिल्कुल, सिर्फ मैं एक चीज, जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सिर्फ एक चीज क्लियर करूंगी कि जो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन है वो अदलिया की जिम्मेदारी है, और अगर वो इतने हकूक, सियासी हकूक को प्रोटेक्ट नहीं करती कि कोई अपनी कैंपेन कर सके, तो ये बराह रास्त अदलिया का फेलियर है, ये इलेक्शन कमीशन का नहीं है, उनकी और जिम्मेदारी है। नहीं, उस पे आपको रिलीफ मिल रहा है। अगर देखें ना, किसी को एमपीओ के तहत, वो हाई कोर्ट, मेरे ख्याल में किसी हाई कोर्ट ने एमपीओ को अपहोल्ड नहीं किया अभी तक। सर अपहोल्ड नहीं किया, लेकिन इस्लामाबाद बेशुमार एमपीओ जो है, उन्होंने बल्कि डीसी को कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया हुआ है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो रही है इसके खिलाफ। मसला ये है ना, वो सेटिस्फाइड करने के बावजूद हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन फिर दोबारा उठा लिया जाता है। तो ये बातें तो अब सबको नजर आ रही है। फिर एक जमानत से दूसरी तीसरी जो खवातीन के साथ हो रहा है, जिसका खतीजा शाह को लेकर गए, बड़े अफसोस और शर्म के मुकाम है पूरी कौम के लिए। आज एक पार्टी की खवातीन के साथ है, कल दूसरियों के साथ होगा, और इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें खवातीन की शमूलियत को डिस्करेज किया जा रहा है। यास्मीन राशिद साहिबा है, मतलब बीमार भी खातून है, और मुझे सबसे बड़ा अफसोस है कि ठीक है, अगर किसी के खिलाफ कोई चीज है तो आप उनके खिलाफ मटीरियल अदालतों में लाएं, और ये नहीं होना चाहिए पनिशमेंट बिफोर जजमेंट कि आप उनको डिसाइड ना हो। कानून के मुताबिक ही प्रोसीड करना। मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा प्रोग्राम आपने देखा, जिसका फीडबैक दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया।